हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हम लोग ने लेक्चर 6 को ABC पार्ट में डिस्कस किया था और लगभग लगभग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सारे प्रोस्पेक्ट्स को बेटा मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस जाए, घर कर जाए। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये होता क्या है और इसका रिलेशन कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स। तो आज का लेक्चर बेटा में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक बच्चे, और अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी और एलर्जी वगैरह के बारे में। ठीक बच्चे, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी भी पढ़ रहे हैं और मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से बेटा एम्फेसाइज करके पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चंस बेटा बन जाएं, चाहे वो नीट में आए, चाहे आप जो भी अपने मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो या जिस भी कोचिंग के आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, वो सारे आपके क्वेश्चंस बन जाए और एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो। बात मेरा ये नहीं है बेटा कि हमें मॉड्यूल पे फोकस करना है या किसी कोचिंग के मॉड्यूल पे फोकस करना है, हमें बेसिकली फोकस करना है एनसीईआरटी पे ही। लेकिन एनसीईआरटी के जो लाइंस हैं उनको एक एलोबरेटिव फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम चीजों को रटे नहीं और जब कभी हमारे सामने कभी एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आए और या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो हम उनको देखकर घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बेटा। तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से बेटा डिस्कस करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं बेटा, एक क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत ज्यादा तो डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, बस मैं एक ही चीज आपसे आज डिस्कस करूंगा और उसका नाम है बेटा कि किस तरीके से एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक बच्चों, चलिए तो हमने जब पढ़ा था बेटा तो आपको याद आ रहा होगा, इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज आपको कराना चाहता हूं। ठीक बच्चों, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि कोई एंटीजन है या पैथोजन है, और पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो पैथोजन के सरफेस पर क्या होते हैं बेटा, एंटीजन। और अगर हम एंटीजन की बात कर रहे हैं तो उसका जो नेचर होता है, मतलब जो उसका केमिकल नेचर होता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो वही सब चीजें मैंने यहां पर लिखी थी। लेकिन याद रखिएगा कि जो उसका केमिकल, जो एंटीजन का जो केमिकल नेचर होगा वो हमारे बॉडी से डिफरेंट होता होगा और इसीलिए हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है और उसको पहचान कर उसके खिलाफ बेटा काम करती है। ठीक है, तब अब सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हुए बेटा हम लोग कहां पर पहुंच गए थे, सेलुलर बैरियर पे। और सेलुलर बैरियर में हमने क्या किया था, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस करने के बाद जो आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं वो उन एंटीजेंस को प्रोसेस करके अपने सरफेस पर लगा लेती हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स मार के उनको कहां पर रिलीज कर देती हैं बेटा, इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देती हैं। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कहां पर चला जाता है बेटा, आपका लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में फिर धमा चौकड़ी होती है, मतलब मारा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपकी मैक्रोफेजेस होती है वो आपकी नाइव टी सेल से या नई नवीली टी सेल से इंटरेक्ट करती है, किसके थ्रू इंटरेक्ट करती है। इन सारी चीजों को मैं आज थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस कहां पर हो रहा था बेटा, आपका लिम्फ नोड्स में हो रहा था। लेकिन ये वाला प्रोसेस ये भी लिम्फ नोड में ही हो रहा है। देखो बेटा, मैं यहां पे मैंने लिखा भी हुआ था, देखो याद आ रहा है कि इसके बाद जो भी चीजें हम लोग बात करेंगे वो लिम्फ नोड में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पर हो रही थी, आपकी लिम्फ नोड में हो रही थी। ठीक है, अब मैंने ये बोला था कि किस तरीके से जो आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसकी एक सेल होती है जिसका नाम होता है CD4 लिम्फोसाइट, यानी कि टी हेल्पर सेल, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को किस तरीके से एक्टिवेट करती होगी। ठीक है, उसका और हम लोग एक बार आज चर्चा थोड़ा सा और करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैंने यहां पर बताया था बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये टी हेल्पर 2 सेल्स थी बेटा। इन्होंने बहुत सारे
बहुत सारे क्या रिलीज किए थे, साइटोकाइंस, और उसमें से एक साइटोकाइन क्या था आपका, इंटरल्यूकिन्स, और इंटरल्यूकिन्स किस पे ऐड कर रहे थे बेटा, आपका एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट पे, और फिर उनका क्या हुआ था, अगर 4 ऐड किया था तो क्लोनल एक्सपेंशन हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, क्लोनल सिलेक्शन। अगर इंटरल्यूकिन 5 ऐड करेगा तो आपका बी मेमोरी बनेगी, और इंटरल्यूकिन 6 ऐड करेगा तो आपका बन जाएगा बेटा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स सी क्या बनाती हैं, आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं। और एंटीबॉडीज का क्या क्या फंक्शन था, एक तो मैंने न्यूट्रलाइजेशन बताया था, दूसरा मैंने प्रेसिपिटेशन बताया था, तीसरा मैंने एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये भी बताया था, फिर मैंने बताया था बेटा कि ये सेल लाइसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और इट ऑल्सो एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट मींस। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और बताया था, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती हैं, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा बेटा, इसको मैं थोड़ा सा और आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था बेटा, तो मैंने ये बोला था कि यहां पर 3 तरह की सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती है, बी सेल होती है, और एक डेंड्राइटिक सेल्स जिसको हम लोग लैंगरहैंस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, डेंड्राइटिक सेल्स का बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई नर्वस सिस्टम की सेल है, नर्वस सिस्टम की सेल्स नहीं बेटा। इन सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, और इसी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होने के कारण इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स। मार्क माय वर्ड्स, डेंड्राइटिक सेल्स आर नॉट द नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम के अंदर ही बेटा ये नहीं आती हैं। ये क्या काम करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपसे क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, तो अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्विक रिवीजन करा दिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें टिश्यू टाइपिंग भी आएगा बेटा, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड इसका टाइप। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है बेटा, आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो अब एक बात बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, और वो बात क्या है, आइए जानते हैं कि क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट 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 एंटीजन। मतलब कुछ सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं बेटा, जो कि ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HLA। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, आपका HLA। ठीक है, तो और ये डिस्कवर हुआ था मेनली ल्यूकोसाइट पे, ल्यूकोसाइट पर डिस्कवर हुआ था। इट इज डिस्कवर्ड इन द ल्यूकोसाइट। तो मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं, इट इज डिस्कवर्ड इट इज डिस्कवर्ड इन द ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, अब हम समझते हैं कि एचएलए सिस्टम या एमएससी होता क्या है, एचएलए सिस्टम या एमएससी होता क्या है। तो आइए देखते हैं बेटा। अब हम लोग अगर बात करते हैं, सुनना बात ध्यान से, बिल्कुल 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 क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं बेटा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एमएससी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या एचएलए सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो मैं बहुत आराम आराम से इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले इसको समझिएगा, पहले सुनिएगा, और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन विच इज present on which is present on
क्रोमोसोम नंबर 6 विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो HLA सिस्टम की जो जीन्स होती हैं वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होती हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 6 पे कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स होती हैं बेटा, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, HLA। बस ऐसा ही, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन नहीं। तो ये जीन्स कराती क्या होंगी, ये जीन्स कराती क्या होंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब मैं इसको अलग वे में लिख रहा हूं, ठीक है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स which is present on chromosome number 6 which encodes which encodes which encodes which encodes cell surface protein, cell surface proteins। क्या बोला बेटा मैंने, सेल सरफेस प्रोटीन, सेल सरफेस प्रोटीन। और ये सेल सरफेस प्रोटीन होंगे कहां, ल्यूकोसाइट के सरफेस पर होंगे। तो मैंने क्या बोला, विच एनकोड्स सेल सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द present on the cells, ठीक है बेटा, which is present on the cells and responsible for regulation of immune system, रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अब ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। इम्यून सिस्टम, ये सेल सरफेस प्रोटीन होती हैं जो कि सेल्स पर प्रेजेंट होती हैं। ये सेल सरफेस प्रोटीन होती हैं बेटा, जो ये सेल सरफेस प्रोटीन होती हैं जो कि सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, मैंने यहां पर एक क्रोमोसोम बनाना है बेटा, आइए बनाते हैं क्रोमोसोम। ये क्या बन गया बेटा, आपका क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। और याद रखिएगा, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। ये क्रोमोसोम नंबर बेटा क्या है, आपका 6 है। ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक बच्चों। ये क्या है, आपका क्रोमोसोम नंबर 6 है। क्रोमोसोम 6, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या होंगी, जीन्स होंगी बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम क्या डीएनए होगा, ठीक है। और डीएनए में क्या होंगी बेटा, आपकी जीन्स होंगी। तो मैं यहां पर कुछ जीन्स बना रहा हूं बेटा, ठीक है। यहां में जो 3 लाइन खींची है, इसको मैंने जीन्स बना दिया। इसको मैंने बोल दिया HLA एक को मैंने बोला HLA और एक को मैंने बोला HLA, ठीक बच्चों।
एक को मैंने बोला ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ए, एक को मैंने बोला ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बी, और एक को मैंने बोला HLA-C। और यहां पर मैं बोलूंगा बेटा HLA-D। ये याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है बेटा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। ये है आपका HLA-D। ये क्या है बेटा? आपका HLA-D है। मुझे लगता है बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात नहीं करूंगा, HLA के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, HLA-D के अंदर PQR भी हो, तो वो मैं बात नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये है बेटा आपका, ये है आपका ये है आपका एम ओ सॉरी ये है आपका एम ये है आप क्या हो रहा है? ये है आपका MHC, ये है बेटा आपका MHC, MHC1। ठीक है, और इसमें भी PQR होता है बेटा। HLA-D में भी क्या होता है आपका? यहां पर भी पी बहुत सारी होती है, पी यहां पर PQR। ठीक है, तो PQR PQR याद नहीं करना है बेटा, मैं सिर्फ एक चीज, एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और ये होता है आपका, ये होता है आपका MHC2। ये होता है आपका MHC2। ठीक है, तो यहां पर जीन्स है, बहुत सारी जीन्स है बेटा, और एक ही कैरेक्टर की चीज को शो कर रही हैं, तो मतलब ये बहुत सारी क्या हो गई? एलील्स हो गई। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग जब कभी टिश्यू टाइपिंग करते हैं, यानी कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं बेटा, तो इन्हीं को हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर ये जब मैच हो जाएगा तभी हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनना बात ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं, सुनना बिल्कुल एकदम इजी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले टाइप का दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्ले ऑफ एलील्स। डिस्प्ले ऑफ एलील्स या एरे ऑफ एलील्स। डिस्प्ले ऑफ एलील्स या एरे ऑफ एलील्स, डिस्प्ले ऑफ एलील्स। और इसी चीज को अब मैं बोलूंगा बेटा हैप्लोटाइप। क्या बोलूंगा बेटा? हैप्लोटाइप। ठीक है, तो यही हैप्लोटाइप जो होता है बेटा, इसी को हम लोग मैच करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैच करते हैं। ठीक है, तो इस डिस्प्ले ऑफ एलील को जब हम लोग मैच कर लेंगे, या कुछ याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ मैंने आपको यहां पर एक चीज बतानी थी कि व्हाट इज हैप्लोटाइप। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ, ये एलील्स हो गई, एलील्स ऑफ एलील क्या होती है बेटा? बताइए क्या होती है? अगर कोई जीन एक से ज्यादा फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत सारी जो जीन्स हैं, इनका डिस्प्ले क्रोमोसोम नंबर पर किस तरीके से होता है, अगर ये जिसपे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 6 पे यही तरीके का मुझे डिस्प्ले दिखना चाहिए, जो यहां पर जिसका हम लोग कर रहे हैं बेटा, जिसपे हम लोग कर रहे हैं और जो दे रहा है। ठीक है, जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, उसमें ये जो डिस्प्ले है वो सेम होना चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लोटाइप। आ गई बात समझ में बेटा? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक, अब सुनना बात, किस तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता होगा, किस तरीके से हमारे ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता होगा। ठीक है, वो हम लोग को अभी देखना है। आइए देखिए, मैंने क्या बोला कि ये जीन्स हैं बेटा, ये जीन्स हैं, जीन्स हैं, तो ये क्या बनाएंगी? ये जीन्स हैं, ये एलील्स हैं, तो ये जीन्स हैं, तो ये क्या बनाएंगी? एमआरएनए बनाएंगी। और एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा आपका? प्रोटीन बनेगा। आ गई बात समझ में? और ये प्रोटीन जो होगा, यही तो होगा आपका
MHC1 या MHC2, ये प्रोटीन क्या होगा बेटा आपका? MHC1 या MHC2। MHC1 और MHC2 क्या है बेटा? आपके सेल सरफेस प्रोटीन है, जो कि सेल्स पे मिलेंगे, जो कि कौन सी सेल्स पे मिलेंगे वो अभी हम लोग देख लेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये एलील्स यानी कि जीन्स थी जो कि एमआरएनए बनाए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाई, और प्रोटीन कौन से? MHC1 या MHC2, और ये सेल सरफेस पर जाकर अटैच हो जाएंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये सेल है बेटा आपकी, मान लीजिए ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, और इसके अंदर है आपका छोटू सा न्यूक्लियस, छोटू सा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इस न्यूक्लियस पे आपके हैं तुन्नू तुन्नू से क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा आपके? क्रोमोसोम नंबर क्या है आपके? 6 क्रोमोसोम है, ठीक है। आ गई बात समझ में? और इस पे क्या होगा बेटा? इस पे क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर 6 पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या दिखेगा? एलील्स दिखेंगी, ठीक है। और यही एलील्स आपकी बनाएंगे क्या? एमआरएनए और फिर प्रोटीन, और यही प्रोटीन आकर आपके सेल के ऊपर चिपक जाएगा, सेल के ऊपर चिपक जाएगा इस तरीके से। ये सेल सरफेस प्रोटीन हो गई। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी? सेल सरफेस प्रोटीन। इसी को तो मैं बोल रहा था बेटा, बार 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 बार, ठीक है। इसी को मैंने क्या बोला आपका? सेल सरफेस, सेल सरफेस प्रोटीन। क्या बोला बेटा मैंने? सेल सरफेस प्रोटीन। ये सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि MHC1 और MHC2 है क्या, ठीक बच्चों। अब ये सेल सरफेस प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा MHC1, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? MHC1, MHC1। और सॉरी बेटा, ठीक बच्चों। एक है आपका MHC1 और एक है आपका MHC2, MHC2, ठीक। अब एक चीज यहां पर बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, MHC1 प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये सभी की सभी जो हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, उन सब के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? MHC1 प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं MHC2 की, ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हाँ, इसीलिए पढ़ाया था एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती हैं? ये अपने को पता है, अपने को पता है 3 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, और बी सेल्स, और डेंड्राइटिक सेल्स या लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। मैंने यहां पर MHC बोला है बेटा, ये चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसका मतलब आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये है आपकी सेल, सेल के ऊपर क्या है? क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 6 क्या बेटा बनाएगा? आपका सेल सरफेस प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? आपका सेल सरफेस प्रोटीन। ये क्या है आपका? सेल सरफेस प्रोटीन, सेल सरफेस प्रोटीन, सेल सरफेस प्रोटीन, सेल सरफेस प्रोटीन, ठीक है। दो होंगे आपका, एक क्या है बेटा आपका? MHC1 है,
एक आपका MHC1 है और एक आपका MHC2 है, एक आपका MHC1 है और एक क्या है बेटा आपका MHC2। MHC1 प्रेजेंट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एक्सेप्ट आरबीसीज, और MHC2 कहां पर प्रेजेंट होगा आपका, कहां पर प्रेजेंट होगा आपका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये कौन सी होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम लिख देता हूं, दैट इज मैक्रोफेज। मुझे ये बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, एक चीज मैंने यहां पर बोली, क्या क्या ये जो MHC2 है ये तो पेंट है ही है, क्या MHC1 इसके ऊपर पेंट नहीं होगा? क्या मैक्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या MHC1 नहीं होगा? तो मैक्रोफेज के ऊपर MHC1 MHC2 दोनों होंगे, ठीक है। MHC1 एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स पे भी होगा और MHC2 सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एंटीजन प्रिंटिंग सेल पे होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब ये जो जीन्स होती हैं बेटा, ये जो जीन्स होती हैं, इन्हीं जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक जीन्स। पॉलीमॉर्फिक जीन्स, पॉलीमॉर्फिक जीन्स क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फिक जीन्स। और ये पॉलीमॉर्फिक जो जीन्स होती हैं बेटा, फॉलोज कोडोमिनेंस। अगर आपने पढ़ा होगा कोडोमिनेंस, तो ये कोडोमिनेंस लॉ को फॉलो करती हैं, ये कोडोमिनेंस लॉ को फॉलो करती हैं, कोडोमिनेंस। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे जीन होंगी जो पॉलीमॉर्फिक जीन होंगी, जो कोडोमिनेंस लॉ को फॉलो करेंगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है बेटा, जीन्स हैं तो जीन्स क्या बनाएंगी आपकी? जीन्स क्या बनाएंगी? बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। जीन्स बनाएंगी आपका mRNA। mRNA और mRNA से क्या बना? प्रोटीन। यही क्या है आपका? सेल सरफेस प्रोटीन। और ये सेल पे आके चिपक गया। आगे बात समझ में? और इसी MHC को बेटा हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स क्या होती हैं? जो अपने सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट करें, और एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए उनको एक रिसेप्टर की जरूरत होगी, और ये कुछ यही रिसेप्टर्स होंगे, या CD4, ठीक है। आगे बच्चे बात समझ में? तो ये पूरा पॉइंट मुझे लगता है समझ में आपको आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका? डिस्प्ले ऑफ एलील्स, जिसको आप एरे ऑफ एलील्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो सिंपल एलील्स है, mRNA बनाए, प्रोटीन, कौन कौन सा? MHC1 और MHC2। ये कौन सा क्रोमोसोम है बेटा आपका? कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर 6 है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी डिस्प्ले ऑफ एलील को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लोटाइप। और टिश्यू टाइपिंग में, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग इसी को मैच करते हैं, इसी को हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। अब सुनना मैं यहां पर क्या क्या किस तरीके से MHC का किस तरीके से MHC जो प्रोटीन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रही है बेटा, ये चीज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, ये कौन सी सेल है बेटा? ये कौन सी सेल है आपकी? मैक्रोफेज है। समझ गए होगे, किडनी शेप है तो आपको समझ में आ गया हो कि ये बेटा मैक्रोफेज है। ये आपकी मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के ऊपर दोनों के दोनों क्या? सेल सरफेस प्रोटीन प्रिंट होंगे कि नहीं होंगे बेटा? तो इसको मैंने, जो ग्रीन वाला है इसको मैंने बोल दिया MHC1, और ये जो पिंक वाला है बेटा इसको मैंने बोल दिया MHC2। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये MHC1 और MHC2 कहां पर हैं ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। और किस तरीके से अब ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये क्या है आपकी? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के ऊपर क्या मैंने? MHC1। ये क्या है बेटा आपका? MHC1, MHC1, ठीक है। और ये जो सेल मैंने बना रखी है ये है बेटा आपकी CD8 लिम्फोसाइट्स। क्या है बेटा? ये आपकी
कौन सी सेल है आपकी? CD8। CD8 लिम्फोसाइट, CD8 लिम्फोसाइट। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो CD8 लिम्फोसाइट्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? टी किलर, टी किलर। तो देखना, याद रखना, जब ये देखो ये है MHC1 और ये है आपका, इसके ऊपर कौन सा होगा? CD8 रिसेप्टर, यानी कि ये कौन सा रिसेप्टर है बेटा? आपका CD8 रिसेप्टर है। CD8 रिसेप्टर बता चुका हूं बेटा इसको। ये आपका CD8 रिसेप्टर है। तो जब ये मैक्रोफेज CD8 से इंटरेक्ट करेगी तो जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स कैसा है बेटा? इसका इनएडेक्वेट है। रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स अभी इनएडेक्वेट है, इनएडेक्वेट, एडेक्वेट, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा अभी। ठीक है, और इसीलिए देखो एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स है लेकिन ये CD8 से इंटरेक्ट करेगी, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा है इसका? भी इनएडेक्वेट। अब जब ये अपने सरफेस पर एंटीजन प्रिंट करेगी, ये भी कौन सी बेटा आपकी? ये भी आपका है MHC2 ही है, सॉरी MHC1 है, MHC1 है, ये MHC1 है। ठीक बच्चों, और ये वाली जो सेल मैंने बना रखी है, ये वाली सेल है आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये कौन सी सेल है बेटा आपकी? वायरस इन्फेक्टेड सेल है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रखा है? वायरस आ रखा है। ठीक है, वायरस आ रखा है, या कैंसरस सेल। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं। ये वाली जो सेल है इसको हमने बोला वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स। अब देखो, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसरस सेल जो होगी बेटा, ये अपने सरफेस पर एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया, इससे इंटरेक्ट किया, ये भी अभी आपकी है CD8 लिम्फोसाइट। अब रिस्पॉन्स कैसा आएगा? एडेक्वेट आएगा। तो ये भी क्या है बेटा आपकी? CD8 लिम्फोसाइट, CD8 लिम्फोसाइट। और ये क्या करेंगे बेटा? परफोरिन्स वगैरह रिलीज करेंगे, परफोरिन्स एंड ग्रैंजाइम्स, ये रिलीज करेंगे आपके परफोरिन्स एंड ग्रैंजाइम्स, और कॉज कराएंगे, ये रिलीज करेंगे परफोरिन्स एंड ग्रैंजाइम्स, और ये मिल के क्या करा देंगे? सेल की एपोप्टोसिस। कौन सी सेल की? इस वाली सेल की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एपोप्टोसिस। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, ये है आपकी बेटा, ये आपकी मैक्रोफेज, ये आपकी मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। ये जो रिसेप्टर है ये आपका CD4 रिसेप्टर है। क्या है बेटा? CD4 रिसेप्टर। और ये वाली जो सेल है, सॉरी CD4, सॉरी इधर लिख दिया, इधर ये वाला जो ग्रीन वाला है, ये है आपका बेटा CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये CD4 लिम्फोसाइट्स होगी, और ये मैक्रोफेज के ऊपर क्या है? MHC2। याद करो मैंने जब बताया था आपको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, ये है आपका MHC2। ठीक है, तो जब अब ये क्या अपने ऊपर प्रेजेंट करेगी बेटा? एंटीजन को प्रेजेंट करेगी। जब ये एंटीजन को अपने ऊपर प्रेजेंट करेगी तो कौन? मैक्रोफेज। तब इस CD4 लिम्फोसाइट्स में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। ये क्या है आपकी? टी हेल्पर सेल, ये आपकी है टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स हैं बेटा। ठीक है, और ये क्या रिलीज करेंगे? आपके इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे बेटा। क्या रिलीज करेंगे? आपका इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे। ठीक, जब अगर हम बात कर रहे हैं
किसकी? अगर हम बात करें टी हेल्पर सेल्स की, याद रखिएगा टी हेल्पर सेल ने क्या रिलीज करना है? आपका इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, तो जब ये ल्यूकिन रिलीज करेंगे, क्या? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 6। तो लास्ट क्लास में बताया था बेटा, यही बी लिम्फोसाइट का एक्सपेंशन और प्रोलीफरेशन कराएगा। कौन? यही लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कराएंगे? बी लिम्फोसाइट्स का एक्सपेंशन हुआ था, जिसको मैंने क्लोनल एक्सपेंशन बोला था। तो एक्सपेंशन हुआ था एंड देन आफ्टर एंड सिलेक्शन हुआ था, यानी कि बी मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स बनी थी। ठीक है, आगे बात समझ में। ये इंटरल्यूकिन बेटा 1 भी रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 1, और इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, मैक्रोफेज को और एक्टिवेट करेगा फॉर फैगोसाइटोसिस। देखो किस तरीके से आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी को प्रमोट कर रही है। ठीक, ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा, जिससे बेटा याद रखिएगा आपकी टी किलर सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा, टी किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब इंटरल्यूकिन 3 रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 3, तो ये टी मेमोरी बन जाएगी, टी मेमोरी। तो सर क्या ये पूरा याद रखना है? नहीं बच्चों, कुछ याद नहीं रखना। सिर्फ मैंने यहां पर इतनी सारी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि ये क्या है? आपकी टी हेल्पर सेल, और इसी पे मुझे फोकस करना है। टी हेल्पर सेल इसलिए बेटा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये आपकी जो ये वाली जो इम्यूनिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी इम्यूनिटी। ये वाली जो इम्यूनिटी होगी बी लिम्फोसाइट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आपकी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो यही एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, आपकी टी मेमोरी भी बना रही है, आपकी टी किलर सेल्स को भी एक्टिवेट कर रही है, आपकी मैक्रोफेज यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो आप ये समझिए कि कितना ज्यादा इसका महत्व है टी हेल्पर सेल का। और जब मैं आपको एड्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसका सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस तो बता दिया बेटा, अब आप समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की CD4 काउंट यानी कि टी हेल्पर सेल का काउंट अगर कम हो जाएगा तो किस तरीके से उसकी इम्यूनिटी प्रभावित होगी, किस तरीके से उसकी बेटा इम्यूनिटी आपकी प्रभावित होगी। तो मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक बार बोर्ड पे देखिए और उसके बाद फिर मैं इसको और अलग से एक बार रिवीजन कर दूंगा। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद देखो मैंने क्या बोला, ये सेल सरफेस प्रोटीन किस तरीके से ऐड कर रही हैं। मुझे बताओ कि अगर हम लोग ये नहीं होगा तो क्या इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कोई एक्टिवेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा कि देखिए जब मैक्रोफेज MHC1 उसके ऊपर था, ठीक है, और जब वो CD8 से इंटरेक्शन होगा तो रिस्पॉन्स कैसा था? इनएडेक्वेट। लेकिन जब ये यही क्या लेके आया, ये क्या था बेटा? आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, जब ये इंटरेक्ट कर रहा है तो ये क्या? एपोप्टोसिस करा दिया। लेकिन याद रखिएगा लेकिन टी हेल्पर सेल ही यानी कि टी हेल्पर सेल ही आपकी टी किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करेगी, यानी कि CD8 लिम्फोसाइट। CD4 के कारण ही CD8 का क्या होगा बेटा? आपका एक्टिवेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए, ये आपको याद हो चाहे ना हो, ये फर्क क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आपको एक एक चीज घर कर जाए। ठीक बच्चे, तो MHC क्या होता है, किस तरीके से वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ये समझ में आया। देख लो MHC के कारण ही क्या हो रहा है? आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है आपके क्या कहते हैं एंटीजेंस का, और इसी के कारण हमारा जो
इन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो रेगुलेट हो पा रहा है और हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम कर पा रहा है। समझ में आ गई बेटा बात? ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? टिश्यू टाइपिंग। क्या देखेंगे? टिश्यू टाइपिंग। अब क्या होता है टिश्यू टाइपिंग? द प्रोसीजर कैरीड आउट टू मैच HLA प्रोटीन ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या? आइए, ये जो हैप्लोटाइप है इसको मैं डोनर और रेसिपिएंट में मैच कर लूंगा। अगर मैच हो जाएगा तो मैं बोलूंगा हाँ भैया हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, और अगर मैच नहीं हुआ तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं करेंगे। और इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू टाइपिंग। तो मैंने क्या बोला कि मैचिंग ऑफ, क्या बोला बेटा मैंने? फिर से देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है यार? द प्रोसीजर कैरिड आउट टू मैच HLA प्रोटीन्स। मतलब कि HLA प्रोटीन्स का मतलब क्या है? MHC प्रोटीन्स। HLA प्रोटीन्स का मतलब यहां पर बेटा सिंपल सी बात है, MHC प्रोटीन्स है। इनको हम लोग मैच कर लेंगे। और मुझे बताओ बेटा कि अगर जीन्स मैच हो गई तो क्या प्रोटीन मैच हो जाएंगे? क्या बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए तो किसमें? डोनर और रेसिपिएंट, जो ऑर्गन दे रहा हो। मान लीजिए अगर बेटा किसी को, अगर हमको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है तो एक डोनर होगा और एक रेसिपिएंट होगा। तो डोनर का हम लोग पहले हैप्लोटाइप चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग रेसिपिएंट का हैप्लोटाइप चेक करेंगे। दोनों को देखेंगे कि वो सही है कि नहीं। आ गई बात समझ में बेटा? आ गई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई हो, आ गई बच्चे बात समझ में? अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं बेटा। चलिए, अब मैंने क्या लिख रखा है बेटा? टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन HLA या MSC। टिश्यू टाइपिंग मतलब क्या है कि ये जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं बेटा, ये किस किस बातों पे मैच कर रहा है? टिश्यू टाइपिंग पे मैच कर रहा है। अगर MSC प्रोटीन या HLA प्रोटीन मैच कर गए तो हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, अगर नहीं मैच किए तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले इसको टिश्यू ग्राफ्टिंग, या टिश्यू का मतलब किसी टिश्यू को हम लोग एक के बॉडी से निकाल के लगा रहे हैं या कोई ऑर्गन लगा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, याद रखिएगा टिश्यू ग्राफ्टिंग मतलब एक बॉडी से हम लोग निकाल के किसी दूसरे बॉडी में भी लगा सकते हैं, या अपने अंदर अपने ही बॉडी के किसी पार्ट से निकाल के किसी और जगह लगा सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा उसकी। ठीक है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हमें 3 चीज करनी होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ग्राफ्टिंग करने से पहले हमें 3 चीजें करनी होंगी। हमें 3 चीजें करनी होंगी बेटा। एक पहली, हमें करना होगा ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ग्रुप मैचिंग, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? ब्लड ग्रुप को मैच करना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप मैचिंग। ठीक है, दूसरा हमें करना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉयडल थेरेपी। इसका मतलब सर्जरी करने से पहले, मान लीजिए हम किसी को अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं बेटा, तो जिसके अंदर हम लोग ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, उसके अंदर बेटा हम लोग उसको स्टेरॉइड देना स्टार्ट करेंगे, सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी। अगर आपको बेटा याद आ रहा होगा तो जब कभी आपने 11th में पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर बेटा? हार्मोन वाला चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो बेटा जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी, कॉर्टिसोल हार्मोन। और कॉर्टिसोल हार्मोन का नेचर कैसा होता है बेटा? स्टेरॉयडल नेचर का, मतलब वो स्टेरॉइड नेचर का होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है बेटा, याद रखिएगा जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो आपका एंटी इंफ्लामेटरी होता है और इंफ्लामेशन को कम करने की कोशिश करता है आपकी बॉडी में। जितने भी स्टेरॉइड होते हैं बेटा वो आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन को कम करते हैं। इसीलिए जब कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम पे बहुत लोग चना मुर्रा टाइप का बेटा क्या खा ले रहे थे, बिना किसी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे, और उससे बहुत घातक चीजें देखने को मिली थी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। क्योंकि याद रखिएगा कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या कराते हैं बेटा? आपका प्रोटियोलाइसिस। और याद रखिएगा कि जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो भी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, और वो एक्चुअली क्या होती हैं? जब आपने बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड, तो मैंने आपको ये बताया था कि
प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन भी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, याद आ रहा है? ठीक। और गामा में क्या आता है? गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका मतलब क्या है बेटा? ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन या स्टेरॉइडल जो होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं बेटा, वो क्या कराते हैं? आपका प्रोटियोलाइसिस यानी कि एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को आपकी बॉडी में कम करते हैं। और इसीलिए मम्मी पापा बोलते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, चिंता चिता के समान होती है, और इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा करते हो। ठीक, देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें हर आदमी या हर बच्चा एक चीज से ग्रसित है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। ग्रसित है कि नहीं ग्रसित है? बिल्कुल ग्रसित है बेटा। और ये आपके लिए इतना हानिकारक, इतना घातक है, जिस चीज की आप एज्यूम भी नहीं कर सकते बेटा, उस चीज को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते कि आपके लिए कितना घातक है। तो मेरा हर बच्चे से यही अनुरोध रहता है बेटा कि जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम नहीं करेंगे, तब तक याद रखिएगा बच्चा, कभी भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, वो है आपका सोशल मीडिया। बिलीव मानिए, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा। आप जो छोटी छोटी जो रील्स देखते हैं, इसने किस तरीके से हमारे मन को, हमारी लाइफ को कैप्चर कर रखा है, उस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं है, और ये बहुत ही हमारी लाइफ के लिए घातक भी है। आप खुद सोचिए कि जब आप, जैसे सपोज कीजिए कि अभी सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो नीट सेलेक्ट हो गए हैं, जिनको कॉलेज मिल गया है, वो क्या करते हैं? शुरुआत से ही कॉलेज की ब्लॉगिंग करने लगते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्लॉगिंग करना खराब है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब वो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं और उन बच्चों जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको हीन भावना डेवलप होती है, वो इन चीजों को देख के और ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। और ये बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे। हम दूसरों की लाइफ से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, इतनी ज्यादा हम लोग को उन दूसरों की लाइफ इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी है कि उस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों तक भी पूरी की पूरी बेटा ये फैल चुकी है, बीमारी है बेटा ये जो फैल चुकी है। और जितना हो सके मैं हमेशा बोलता हूं कि उस सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, आप समझिए कि कुछ बच्चे नीट में सेलेक्ट होके बताते हैं कि भैया हम तो बॉडी बिल्डिंग करते करते सेलेक्ट हो गए। अरे आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप दूसरों को ऐसा इन्फ्लुएंस मत कीजिए, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस मत कीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चे आपको अपना आइडल मान लेंगे, और हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई 4 घंटे पढ़ के जो चीज गेन कर पाता है, कोई बच्चा उसी को 8 घंटे में गेन करता है। लेकिन क्या है, मैं सही बोलता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं, और यह सत्य है बेटा कि याद रखिएगा कि आप अपने इंस्टाग्राम से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ आज के टाइम पे आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैप्चर कर रखा है। आपको पता भी नहीं है कि किस तरीके से आपकी बुद्धि को, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये सोशल मीडिया आपको लाइफ को खत्म कर देगा। इसलिए अवे फ्रॉम योर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाइए, लेकिन एटलीस्ट जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना आप दूर रहिए। ठीक है, मेरी बातों पे अगर भरोसा ना हो बेटा, तो आप एक काम कीजिएगा बच्चों, कि आप क्या कीजिएगा कि स्क्रीन टाइमिंग आप देखिएगा। आप एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और ऐप डाउनलोड करके आप देखिएगा कि आपकी स्क्रीन टाइमिंग क्या है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना टाइम अपना किल कर रहे हैं,
और कितने अपने दिमाग को ग्रस्त कर रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। तो कोई अगर बॉडी बिल्डिंग से सेलेक्ट, बॉडी बिल्डिंग करते करते सेलेक्ट हो गया, गिटार बजाते बजाते सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अंधभक्त टाइप का आंखें बंद करेंगे और फॉलो कर लेंगे। अभी सेलेक्ट हुए और ज्ञान देने लगे। ज्ञान अर्जित करना पड़ता है बेटा, अर्जित करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है, वो टाइम लेता है, तब जाकर ज्ञान अर्जित होता है। पहले जो लोग ज्ञानी थे वो सेलिब्रिटी थे, आज जो सेलिब्रिटी है वो ज्ञानी है। समझना बात ध्यान से, मैंने क्या बोला है। तो जरूरी नहीं कि हर सेलिब्रिटी ज्ञानी हो, ठीक। तो इसलिए बच्चों, सोशल मीडिया से आप जितनी दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से जितनी दूर रहेंगे बेटा, वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। भूल जाओ कौन क्या बोल रहा है, अपने एक गोल पर फोकस करो। और जिस दिन आपने फोकस्ड होकर करना स्टार्ट किया, देखना आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये आपकी लाइफ को बेटा किल कर रहा है, ये आपकी लाइफ को किल कर रहा है। इसलिए अभी जितना खुश रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए। और जितना जरूरी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो बेटा आज के टाइम पर हम इस चीजों से हैं, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कैसे लेते हो और कैसे उससे डील करते हो, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सोशल मीडिया के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो अभी कुछ टाइम के लिए, कम से कम 2 से 3 महीना के लिए प्लीज आप दूर रहिए, क्योंकि अभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लोग बढ़िया जिस कॉलेज में जा रहे हैं, उस कॉलेज में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, वो देख देख के उनका खून जल रहा है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि भैया तुम लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं वो तो अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। आप क्यों देख रहे हो? आप मत देखो, आप फेक चीजों में मत पड़ो। याद रखिए, मैं इस पर एक बहुत डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा कि किस तरीके से हमारे सोशल मीडिया किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है और किल कर रहा है। जरूर बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अभी के टाइम पर बस मैं इतना ही अपने बच्चों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज बच्चों, उन चीजों से दूर रहो जो आपके मानसिक स्थिति को खराब कर रही हैं। और मानसिक स्थिति बेटा अगर आपकी सही नहीं रहेगी तो आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर हीन भावना डेवलप हो जाएगी बेटा। और आप याद रखिएगा कि जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस टूटा, उस दिन आप टूट गए, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा हर चीज। इसीलिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है बच्चों, हमें अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया बेटा, मैंने हमेशा बोला है कि दरिया बनो, और हमेशा बोला करो कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप अपने आप को अपने आसपास के अपने मम्मी पापा से इन्फ्लुएंस हो। हर इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ जो दिखाई जा रही है वो फेक लाइफ है, और उस फेक लाइफ को देख के आप अपनी चीजों को किल कर रहे हो, और ये आपके लिए बीमार करने के लिए काफी है आपको। समझे बच्चों? तो मेरा ये लेक्चर देने का बेटा सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे, ये बच्चों मुझे कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं बच्चे कि सर उसका सिलेक्शन हो गया, उसको देख के हमें बहुत गंदा फील होता है। बेटा मत देखो, मत देखो। और प्लीज जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो थोड़ा सा अपने ज्ञान के, जो उनके अंदर ज्ञान उमड़ रहा है, उस ज्ञान को बचाकर रखें, उस ज्ञान को बचाकर रखें। अभी बहुत जिंदगी बची है। आप ये सोचिए कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि हमने किस तरीके से पढ़ाई की। आप ये मत बोलो कि मैं ऐसा करते करते सेलेक्ट हो गया, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ भी बोलते हैं बेटा। और क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाना है। जब मैं सेलेक्ट हुआ था बेटा, जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो हमारे टाइम पे एक कोई हमारी मैम थी जो हमसे पहले सेलेक्ट हुई थी, और वो आई थी एलन में।
एलन में, और वो आई और बोली कि जब तक मैं 2 से 3 दिन में रेस्टोरेंट नहीं जाती थी तब तक ना मुझे मेरे टेस्ट अच्छे नहीं जाते थे। कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब, आप कुछ भी आकर अपनी कहानी में नमक मिर्च लगा के बता दो, और उससे हम लोग, जो आपको देख रहा है, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो किस तरीके से ग्रसित या प्रभावित हैं, वो आपको अंदाजा भी नहीं है। कई लोग आपको आइडल मान बैठते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है या आगे बढ़ना है तो प्लीज उन चीजों से दूर रहिए जो आपकी मनोस्थिति को खराब कर रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा चीज आपको बता दिया बेटा। ठीक है, तो ये चीज, हाँ ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि टिश्यू ग्राफ्टिंग मतलब कि हमें किसी पर्सन को, अगर मुझे उसके अंदर टिश्यू की ग्राफ्ट मतलब टिश्यू इंप्लांट करना है या ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है बेटा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, तो एक तो हम दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बेटा, ब्लड ग्रुप मैच करना। ठीक है, और फिर सेकंड मैंने क्या बोला, बेटा, प्री एंड पोस्ट स्टेरॉयडल थेरेपी। ठीक है, इसमें हम लोग बेटा देखो, सिंपल सी बात है बेटा, जब किसी के बॉडी के अंदर हम लोग किसी ऑर्गन को मान ले ट्रांसप्लांट किए, जैसे सपोज करो कि मैंने अपनी किडनी किसी रिलेटेड डोनर को दी। ठीक है, किसी सपोज करो, तो मेरी किडनी के ऊपर जो एमएससी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वहां पर जो सेल्स होंगी वो अलग होंगे, लेकिन उसके अंदर जो एमएससी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे बेटा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक जीन्स हैं, डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनी होगी। अब मान लीजिए मैंने अपने किडनी को उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा दिया, सपोज करो, तो ये किडनी यानी कि इसके अंदर जो टिश्यू होगा, यानी कि जो ऑर्गन है बेटा, जब उसके बॉडी में जाएगा तो उसकी बॉडी, जिसके अंदर मतलब रेसिपिएंट के अंदर जब किडनी को हम लोग डाल दिए बेटा, तो उसकी बॉडी मेरी किडनी को एज ए फॉरेन ट्रीट करेगी और उसके खिलाफ क्या कराएगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। मतलब उसका इम्यून सिस्टम एक्ट करने लगेगा उस ऑर्गन के खिलाफ। तो मुझे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करना पड़ेगा ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को करने के बाद बेटा हमें सेलेक्टिव इम्यूनो सप्रेसेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैंने क्या बोला, मुझे पोस्ट स्टेरॉइड्स तो देंगे ही, साथ ही साथ बेटा हम लोग देंगे सेलेक्टिव इम्यूनो सप्रेसेंट्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि इम्यून सिस्टम को क्या कर सके बेटा, सप्रेस कर सके, दबा सके। ठीक है, और एक मुझे याद आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेलेक्टिव इम्यूनो सप्रेसेंट, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए बेटा क्या होता है आपका, सेलेक्टिव इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। और ये याद रखिएगा, ये आपका कौन, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बेटा, ये होता है एक फंगस के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये फंगस के कारण, और याद रखिएगा साइक्लोस्पोरिन ए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कम करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डिप्रेस करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करती है बेटा, डिप्रेस करती है। और याद रखिएगा अगर किसी के अंदर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है बेटा, नोट लिखाऊंगा मैं आपको, किसी के अंदर अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है तो उसके लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है।
फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ये कम से कम 5 से 6 बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसी को मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो कि फंगस रिलीज करता है, कौन सा फंगस? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बेटा। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। और थर्ड तो बेटा अभी बताया क्या? टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू टाइपिंग या एचएलए मैचिंग। टिश्यू टाइपिंग करेंगे हम लोग, मतलब एचएलए को मैच करने की कोशिश करेंगे। टिश्यू टाइपिंग या एचएलए मैचिंग। एचएलए मैचिंग। तो ये 3 चीजें बेटा हम लोग को करनी होती हैं। ये 3 चीजें हम लोग को करनी होती हैं किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को करने से पहले। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? ब्लड ग्रुप को मैच कराना पड़ेगा। प्री एंड पोस्ट स्टेरॉयडल थेरेपी। और स्टेरॉइड्स क्या करते हैं बेटा? स्टेरॉइड्स भी बेटा आपके इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। ये भी लिख देता हूं, स्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? आपके इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। आ गए बच्चे बात समझ में? और थर्ड हम बात कर रहे हैं टिश्यू टाइपिंग या एचएलए मैचिंग की। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 चीजें करनी जरूरी होती हैं बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला? प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या बताया आपको? यहां पे लिख देता हूं, प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। प्री रिक्वायरमेंट्स प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आ गई बात समझ में बच्चों? तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग को टाइप्स ऑफ टिश्यू टाइपिंग देखनी है बेटा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं टाइम आपका किल करूंगा, बस हम लोग मोटा मोटी देखते चलते हैं। अगर हम लोग पहले की बात कर रहे हैं बेटा, बस टाइप देखेंगे। आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट। ठीक बच्चों, मैंने क्या बोला? पहला आइसोग्राफ्ट। धुंधला दिख रहा है क्या बच्चों? धुंधला दिख रहा है, चलो कोई नहीं, तो हम लोग मिटा देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। पहला मैंने क्या बोला बेटा आपको? आइसोग्राफ्ट। ठीक है, आइसोग्राफ्ट क्या है? सुनना बात ध्यान से सुनिएगा। आइसोग्राफ्ट टिश्यू, अगर हम लोग मान लीजिए किसी के अंदर टिश्यू ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, पहले सुनना आइसोग्राफ्ट क्या है। हमने किसी बॉडी से, मतलब किसी की भी बॉडी हो, मैं सपोज करो कि मान लीजिए मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पर आइस के ऊपर मेरे यहां पे कोई चोट लग गई और मुझे यहां पर गड्ढा हो गया, मुझे यहां पर क्या करना है? इस गड्ढे को फिल कराना है। तो यहां से थाई से हम लोग क्या करें बेटा? थाई से मसल को, मसल बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, स्किन को काट के हम लोग, मतलब पतली सी स्किन को काट के हम लोग यहां पर क्या क्या करेंगे? ग्राफ्ट करेंगे। तो अगर टिश्यू ग्राफ्टिंग किसके किसके बीच में हो रही है? एक ही बॉडी में हो रही है। एक पार्ट के बॉडी से निकाल के दूसरे पार्ट में अगर इसको ग्राफ्ट किया जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोग्राफ्ट। आ गई बात समझ में?
ठीक है, तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट से टिश्यू को निकालकर दूसरे बॉडी पार्ट में लगाना क्या है आपका आइसोग्राफ्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए इनकी डेफिनेशन बेटा आप लोग लिख के लाएंगे, इनकी डेफिनेशन आप लोग लिख के लाएंगे, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं आएगा अगर आपको डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेट सी बात है आपको अगली क्लास में इसको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो सेकंड मैंने, पहला मैंने क्या बोला बेटा आइसोग्राफ्ट, दूसरा मैंने क्या बोलना है, दूसरा मैंने क्या बोलना है बेटा आपको बताइए। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर सेम आदमी है और उसमें हम एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट से, एक बॉडी पार्ट से किसी ग्राफ्ट को या टिश्यू को निकाल के किसी दूसरे पार्ट में अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट कर लेना बेटा, इसको मैंने यहां पर आइसोग्राफ्ट लिख रखा है, इसको आप क्या लिखेंगे बेटा आपका ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, की सेम टाइप का, ठीक है, तो एक होता है बेटा आपका क्या ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट। आ गई बात समझ में? ठीक बच्चों, दूसरा होता है आपका आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट क्या होता है बेटा दूसरा आपका आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट क्या होता है कि अगर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अगर सेम है तो इंडिविजुअल का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बेटा अगर सेम है, अगर मतलब सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो रख रहे हैं, तो इनके उन इंडिविजुअल्स के बीच में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आपका आइसोग्राफ्ट। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होती हैं बेटा, उनमें जो ग्राफ्टिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका आइसोग्राफ्ट। ठीक है, फिर एक होता है आपका एलोग्राफ्ट, होमो या एलोग्राफ्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, और एक होता है हेट्रो या जीनोग्राफ्ट। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, एक होता मैंने क्या बोला बेटा आपका, ये हो गया आपका ऑटोग्राफ्ट, एक होता है आपका आइसोग्राफ्ट, थर्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एलोग्राफ्ट, और फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो दैट इज जीनोग्राफ्ट। ठीक, तो ये तो ऑटोग्राफ्ट मैंने बता दिया कि अगर सेम ही बॉडी से एक पार्ट से निकाल के दूसरे पार्ट में करें तो उसको हम लोग क्या बोला ऑटोग्राफ्ट। अगर सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा कि जेनेटिक डिसिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में अगर हम लोग जेनेटिकली वो डिसिमिलर हैं और उनके, लेकिन वो सेम स्पीसीज के हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर हैं मतलब वो सेम स्पीसीज के हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एलोग्राफ्ट। और अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर बेटा हम लोग क्या ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। तो ये चारों पॉइंट का आप लिख के लाइएगा, नहीं तो मैंने तो लिख ही दिया है बेटा आपको। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर हमने यहां पर बात करनी। देखो ऑटोग्राफ्ट मैंने क्या लिख रखा है बेटा कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल। ठीक है, आइसो में क्या लिख रखा है बेटा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू इन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अगर उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होगा तो उसको हमने क्या बोल रहा है आपका आइसोग्राफ्ट। ठीक है, हमने क्या बोला होमो या एलोग्राफ्ट। ठीक है, टिश्यू ग्राफ्टिंग इन बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर हो रहा है तो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग, इसका भी एग्जांपल अगर हम लोग लिखें बेटा आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होंगे बेटा, और अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा आपका हेट्रो या जीनोग्राफ्ट, टिश्यू ग्राफ्टिंग इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला मैंने क्या बोला ऑटोग्राफ्ट, दूसरा मैंने क्या बोला आइसोग्राफ्ट, थर्ड मैंने क्या बोला आपका बताइए एलो, एलो ये हेट्रो है एलोग्राफ्ट, और फोर मैंने क्या बोला आपका जीनोग्राफ्ट। ठीक है, अगर
सेल्फ में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ्ट। अगर जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में करें, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गए या आपके आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोग्राफ्ट। अगर जेनेटिकली डिसिमिलर कंस्टिट्यूशन है बेटा और उनके बीच में अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जीनोग्राफ्ट, सॉरी आपका क्या बोलेंगे, एलोग्राफ्ट। और अगर हम लोग जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जीनोग्राफ्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसका सीक्वेंस देखना चाहें तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका सेल्फ आएगा। सेल्फ के बाद क्या आएगा बेटा, आपका आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। उसके बाद आपके आएंगे सिबलिंग्स। उसके बाद आपके आएंगे बेटा पेरेंट्स। और उसके बाद आएंगे आपके अनरिलेटेड डोनर्स, अनरिलेटेड डोनर्स। आगे बच्चे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको एक स्पेशल ग्राफ्ट ऑर्डर जो आपको याद रखना है। सबसे बढ़िया क्या होगा बेटा, सेल्फ, मतलब कि हमारा खुद का बॉडी तो सेम ही होगा ना बेटा, तो क्या होगा, सबसे बढ़िया क्या होगा आपका सेल्फ। उसके बाद क्या होगा, मतलब इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल मिनिमल होंगे, मतलब कि नहीं के बराबर होंगे। अब यहां पर मैं एक नोट लिख देता हूं बेटा, नोट, और नोट को आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड immunity is responsible for graft rejection। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि CMI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक बच्चों, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है ये लेक्चर, तो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ एलील्स क्या होती हैं, हैप्लोटाइप क्या होता है, और उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा कि किस तरीके से ये जो आपका MHC है, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है, यानी कि HLA जो सिस्टम है, वो किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता होगा, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया बेटा कि किस तरीके से इनका होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, टिश्यू टाइपिंग वो मैंने बताया कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम डोनर और रेसिपिएंट का HLA मैचिंग करते हैं, यानी कि MHC जो प्रोटीन है उसको मैच करते हैं। ठीक बच्चों, फिर मैंने क्या बताया आपको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप का मैचिंग होना चाहिए, दूसरा प्री एंड पोस्ट स्टेरॉयडल थेरेपी, क्योंकि मुझे जो आपका रेसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को कम करना पड़ेगा, मतलब डिप्रेस करना पड़ेगा, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। और थर्ड मैंने क्या बोला था, HLA मैचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले एक्चुअली करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर HLA मैचिंग हो गई तो ही हम लोग ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, तो जिसके अंदर से निकाल के, मान ली किडनी किसी के अंदर से निकाल के हम लोग किसी के और अंदर लगा रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो तो पूरा का प्रोसेस, और ये बता बहुत कॉस्टली प्रोसीजर भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पूरी सावधानी रखते हैं। ठीक, फिर हमने आगे क्या देखा बेटा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन तो हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा कि कौन कौन से टाइप के ग्राफ्ट होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऑटोग्राफ्ट, जो किसी एक बॉडी के पार्ट से किसी टिश्यू को निकाल के दूसरे एक बॉडी पार्ट में, अगर मतलब उसी पर्सन के अंदर दूसरे पार्ट में लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ्ट। हाँ, ऑटोग्राफ्ट। फिर मैंने क्या बोला, आइसोग्राफ्ट, मतलब जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में कर रहे हैं तो। फिर मैंने क्या बोला बेटा, एलोग्राफ्ट,
जिसमें जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफ सेम स्पीसीज, और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, जीनोग्राफ्ट, जो कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में कर सकते हैं, जो कि नेग्लिजिबल कभी नहीं करते हम लोग। बस मैंने एक टाइप्स ऑफ बेटा ग्राफ था, मतलब ग्राफ्टिंग क्या क्या होती है, कैसे होती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है लगा हो, और बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, इसमें बहुत ज्यादा चीजें बेटा, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने काम की चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है बेटा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स, और उसी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो मैंने आज एक सलाह दी है उसको बेटा आपको फॉलो करना है, और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।